शादी की पहली रात जब मैंने सपने संजोए थे, वो रात मेरे लिए काल बन गई। मेरे पति को किसी ने जहर दे दिया और उनकी सांसें मेरे सामने थम गई। उस रात का मंजर मेरे दिल में आज भी जिंदा है। घर वाले, पड़ोसी, सबने उंगली मुझ पर उठाई। ये औरत ही कातिल है। उनकी नजरों में मैं गुनहगार थी। बिना किसी सबूत, बिना किसी सुनवाई मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल की दीवारों ने मेरी खूबसूरती को भी नहीं बख्शा। वहां भी मेरी इज्जत लूट ली गई। हर रात डर और शर्मिंदगी के साए में कटती थी। जब मैं जेल से बाहर आई तो लगा जैसे दुनिया मेरे लिए सिमट गई हो। मेरे अपने, जिन्हें मैं माँ बाप कहती थी, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। तूने हमारा नाम डुबोया। उनकी बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गई। मैं सड़क पर अकेली, बेसहारा, टूटी हुई बैठी थी और मेरे आंसुओं का कोई अंत नहीं था। तभी एक अनजान चेहरा मेरे सामने आया। एक बूढ़ा साधु जिसके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में करुणा। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें नया जीवन दूंगा। मुझसे शादी कर लो। मेरे पास न कोई रास्ता था, न कोई आसरा। मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। उस पल में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। बस इतना जानती थी कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। शादी का दिन आया। मैंने लाल जोड़े में खुद को सजाया, लेकिन मेरा मन खाली था। मेरे दिल में ना तो खुशी थी, ना कोई उम्मीद, बस एक खामोश डर था जो मेरे सीने में धड़क रहा था। शादी की रस्में पूरी हुई और मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी एक साधु के पास। गाड़ी मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या मैं फिर से किसी धोखे में फंस रही थी? गाड़ी लखनऊ के उन रास्तों से गुजर रही थी जो मुझे जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन मेरी स्मृति धुंधली थी, जैसे जेल की सलाखों ने मेरी यादों को भी कैद कर लिया हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, अब सोचने से क्या फायदा, जो होगा सो होगा। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसकी भव्यता देखकर मेरी सांसें थम गई। ये कोई साधु का आश्रम नहीं था। संगमरमर के खंबे चमचमाते, झाड़ फानूस और हर कोने से झलकती रही। मेरे पैर कांपने लगे। क्या मैं किसी गलत जगह आ गई थी? क्या उस साधु ने मुझे किसी अमीर आदमी को बेच लिया? मेरे पति, वो साधु, वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम बस रस्में पूरी करो, मैं घर पर मिलूंगा। मैंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं पूछा। शायद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। एक नौकरानी ने मेरा हाथ थामा और मुझे एक कमरे में ले गई। कमरा किसी महल की शाही कक्ष जैसा था। हर चीज अपनी कीमत चीख चीख कर बता रही थी। मेरे मन में डर और बढ़ गया। क्या मैं फिर से किसी साजिश का शिकार हो रही थी? कमरे में बैठे बैठे घंटों बीत गए। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। मैंने सिर उठाया और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सामने खड़ा शख्स कोई साधु नहीं था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे लिए अनजाना था, फिर भी कहीं न कहीं जाना पहचाना सा लग रहा था। तुम कौन हो? मैंने गुस्से और डर से चिल्लाकर पूछा। मेरे पति कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। वो शख्स पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो हंसने लगा और बोला,
क्या बात है, तुम मुझे भूल गई। मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और मेरा दिल धक से रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक साधु से शादी की थी। मेरे दिमाग में सवालों का भंवर चल रहा था। मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था। शादी के वक्त मैं इतनी टूटी हुई थी कि बस एक सहारा ढूंढ रही थी। लेकिन अब इस शख्स को देखकर मेरे दिल में एक पुराना दर्द जाग उठा। नहीं, मैं चीखी, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम वही हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुमने मुझे इस दलदल में धकेला। मेरी सारी खुशियां तुमने छीन ली। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा और मेरी सांसें धीमी होने लगी। आखिरी बार मैंने उस शख्स को अपनी ओर बढ़ते देखा। फिर सब कुछ धुंधला हो गया और मेरे सामने अंधेरा छा गया। मेरा नाम रिया है। ये मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है, जिससे मैं हर पल भागने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये सच मुझसे पीछा नहीं छोड़ता। मैं अपने माता-पिता की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने मुझे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला। मेरे 2 बड़े भाई थे और मैं घर की लाडली थी। मेरी जिंदगी किसी पर परी कथा से कम नहीं थी। मैं पढ़ाई में होशियार थी और सपने देखती थी कि एक दिन मैं स्कूल खोलूंगी, जहां हर बच्चा खुशी-खुशी पढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज में दाखिला लेते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। माता-पिता को मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने मेरे भाइयों की शादी भी जल्दी कर दी थी और अब मेरी बारी थी। मैं बार-बार उन्हें समझाती, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरे करने हैं। लेकिन उनकी एक ही रट थी, लड़की की असली जगह उसका घर होता है और मेरे सपनों का आलम मेरे पिताजी के लिए कोई अनजान बात नहीं थी। मैंने उन्हें अपने दिल की बात खुलकर बताई थी। मैं एक शिक्षिका बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, उनकी जिंदगी को नई दिशा देना चाहती थी। पिताजी मेरे इस सपने को सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम जो चाहोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन माँ की दुनिया कुछ और थी। उनकी आंखों में मेरे भविष्य की चिंता थी और उनके लिए मेरी शादी ही सबसे बड़ा समाधान था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। पिताजी के 2 पुराने दोस्त थे, जिन्हें मैं प्यार से अंकल और चाचा जी कहती थी। अंकल हमारे घर के करीबी थे, हमेशा हंसी मजाक और गर्मजोशी से भरे हुए। चाचा जी थोड़े कम मिलते थे, लेकिन उनका स्वभाव शांत और गंभीर था। अंकल ने पिताजी से बार-बार कहा कि उनका बेटा राहुल मेरे लिए सबसे सही रहेगा, लेकिन मेरे मन में राहुल के लिए कोई खास जगह नहीं थी। मैंने पिताजी से साफ-साफ कह दिया, मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा है और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ चाचा जी ने माँ से अपने बेटे विक्रम के लिए मेरे रिश्ते की बात की। इससे अंकल और चाचा जी की बीच तनाव बढ़ गया। मैंने माँ और पिताजी से साफ शब्दों में कह दिया, मैं किसी परिचित से शादी नहीं करूंगी। अगर आप किसी एक को हाँ करेंगे, तो दूसरे का दिल टूटेगा। मैं ऐसी शादी नहीं चाहती, जिसमें पहले से ही मनमुटाव हो। पिताजी मेरी बात से सहमत थे, लेकिन माँ को चाचा जी की बेटा विक्रम बहुत पसंद था। विक्रम उनके पड़ोस में रहता था और माँ को उसका सौम्य स्वभाव और अच्छी नौकरी भा गई थी।
माँ ने मुझे बार बार विक्रम की तारीफें सुनाई और आखिरकार मैंने उनकी खुशी के लिए हाँ कह दी। लेकिन मेरे मन में ये फैसला सिर्फ माँ को टालने के लिए था। जल्द ही मेरी सगाई की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। माँ ने विक्रम के साथ मेरे रिश्ते को पक्का मान लिया और ये बात हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन मैंने अभी तक अपने दिल से कोई फैसला नहीं लिया था। अंकल को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गए। पिताजी को भी इस बात का दुख था कि उनका पुराना दोस्त उनसे नाराज हो गया। वो माँ से कहते, बेटी को ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए जहाँ पहले से ही मनमुटाव की जड़ें हों। लेकिन माँ को विक्रम की सिवा कोई और नजर ही नहीं आता था। विक्रम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा था। उसकी नौकरी अच्छी थी और वो हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। माँ को लगता था कि मेरी जिंदगी विक्रम के साथ सुखी और आरामदायक होगी। जब घर में तनाव बढ़ने लगा तो मैंने माँ से कहा, अब मेरी शादी की तारीख तय कर दीजिए ताकि ये सारी बातें बंद हो जाएं। मेरे इस फैसले के पीछे कोई और खुशी नहीं थी, बस थकान थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण घर में कोई झगड़े हों। माँ ने तुरंत सगाई का ऐलान कर दिया। अब पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी जिसे मैंने नहीं बुना था। हर कोई यही कह रहा था कि रिया ने विक्रम को चुन लिया और राहुल को ठुकरा दिया। लेकिन सच तो ये था कि मैं ना तो विक्रम से शादी करना चाहती थी, ना ही राहुल से। माँ की जिद ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं खामोश हो गई। मेरी हंसी, मेरी चहक सब कहीं खो गई। पिताजी ने मेरी इस खामोशी को भांप लिया। वो मेरे पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारी उदासी मुझे चैन नहीं लेने देती। मेरे बड़े भाई की शादी पहले हो चुकी थी और उनकी पत्नी सोनिया, राहुल और छोटी बहन थी। इस वजह से घर में तनाव और बढ़ गया। सोनिया ने मुझसे कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन राहुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माँ ने मेरा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया है। आखिरकार मैंने घर की शांति के लिए माँ से कह दिया, मेरी शादी जल्द ही कर दीजिए। माँ ने ऐसा ही किया और पूरे परिवार में ये खबर फैल गई कि रिया और विक्रम की शादी पक्की हो गई है। मेरे सपने धीरे धीरे टूट रहे थे, लेकिन तभी मेहंदी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन को थोड़ा सुकून दिया। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मेहंदी से सजे हाथों को देख रही थी। मेरे मन में उदासी थी। तभी दरवाजा खुला और विक्रम सामने खड़ा था। मैं शर्मा गई, मेरी नजरें झुक गई। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे मिलने चुपके से आया हूँ। मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। पहली बार मुझे लगा कि शायद माँ का फैसला गलत नहीं था। विक्रम ने घंटों मुझसे बातें की और उस रात मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई एक अच्छा इंसान है। मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मैंने माँ को दिल से धन्यवाद दिया जिन्होंने मेरे लिए ऐसा जीवन साथी चुना। पिताजी ने भी मुझे देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, तुम कभी अकेली नहीं हो।
अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमसे कहना, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी बातों ने मेरे मन को और हल्का कर दिया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन के जोड़े में सजी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वधू कक्ष में बैठे-बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। बारात आ चुकी थी। खिड़की से मैंने विक्रम को देखा। वो हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल में एक अजीब सा डर जगा दिया। एक लड़की जिसने चेहरा घूंघट से ढका था, विक्रम के पास आई। उसने विक्रम को एक गिलास शरबत पकड़ाया। विक्रम ने बिना कुछ सोचे वो गिलास पी लिया और लड़की को लौटा दिया। वो लड़की फिर कहीं गायब हो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने अपने मन को समझाया कि शायद ये कोई रस्म होगी, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। शादी की रस्में शुरू हुई, लेकिन तभी विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बेचैन हो गया। उसने अपने कुर्ते के बटन को खोल दिए। उसे गर्मी लग रही थी। उसे तुरंत एक तरफ ले जाया गया और पंखा चलाया गया। माँ ने जल्दी से रस्में पूरी करवाई। विदाई के समय माँ पास एक गिलास दूध लेकर आई। विक्रम ने चौंक कर कहा, मैं तो पहले ही दूध पी चुका हूँ। क्या वो आपने नहीं भेजा था? माँ ने हैरानी से मेरी ओर देखा और हंसकर बोली, शायद तुम्हारी साली ने भेजा होगा। उसने अपने जीजा का स्वागत करने का शौक होगा। मेरी नजरें डर और हैरानी से विक्रम की ओर उठी। उस घूंघट वाली लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बार-बार उभर रहा था, और अब विक्रम की ये बात कि उसने पहले ही दूध पी लिया था, मेरे मन में एक अजीब सा डर जगा रही थी। मेरी छठी इंद्री मुझे किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। तभी अचानक हंगामा मच गया। विक्रम की हालत बिगड़ने लगी और शादी की बाकी रस्में रोक दी गई। मेरी विदाई की घोषणा तुरंत कर दी गई। मैं आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने माता-पिता की गोद में सिमट गई और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही विक्रम कमरे में आए और मेरे पास बैठने की कोशिश की, उनकी सांसें उखड़ने लगी। अचानक उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और मैं सन्न रह गई। उन्होंने मेरी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें धीरे-धीरे बंद हो गई। मेरे सामने मेरी गोद में उन्होंने आखिरी सांस ली। मैं स्तंभ थी। मेरे हाथ खून से लथपथ हो गए थे। मेरा दुल्हन का जोड़ा जो कुछ पल पहले ही खुशियों का प्रतीक था, अब खून से रंग गया था। मैं चीखती हुई बाहर भागी। घर वाले मुझे देखकर ठिठक गए। क्या हुआ? विक्रम को क्या हुआ? चाचा जी की आवाज कांप रही थी। मैंने कांपते हाथों से कमरे की ओर इशारा किया। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। तभी चाची ने मुझे घूरते हुए एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तूने मेरे बेटे को मार डाला। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। मुझे तो पहले ही शक था कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तूने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। तू राक्षसी है। मैंने रोते हुए कहा। मैंने रोते हुए अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो विक्रम से प्यार करने लगी थी। मैं उसे क्यों मारूंगी? लेकिन मेरी बातें हवा में उड़ गई। चाचा जी ने गुस्से में मेरे ऊपर हाथ उठाया। अगर तू उसे नहीं चाहती थी, तो पहले ही मना कर देती। तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? उनकी आंखों में आंसुओं के साथ-साथ नफरत थी। उसी वक्त उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मैं दुल्हन के जोड़े में ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई।
मुझे कपड़े बदलने का मौका तक नहीं दिया गया। मैं रोती रही, चीखती रही, अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरे अपने माता-पिता ने भी मुझसे मुँह मोड़ लिया। उन्हें लगता था कि शायद मैंने ही ये सब किया। पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में चल बसे। माँ अकेली रह गई और मेरे भाई ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरा घर, मेरा परिवार सब बिखर गया। शादी की पहली रात ही विधवा हो गई थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नजर नहीं आया। चाचा जी को सिर्फ अपने बेटे का गम था, जो वाकई में एक ऐसा दुख था जो किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरा पति भी तो मुझसे छिन गया था। फिर भी सबने मुझे हत्यारी ठहरा दिया। मुझे हैरानी थी कि अंकल का बेटा राहुल उस रात कहीं नजर नहीं आया। उसने मेरी मदद की कोई कोशिश नहीं की। मैं जेल की ठंडी कोठरी में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतजार कर रही। हर रात मैं ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आए। मैं सोचती थी, शायद राहुल की नाराजगी ने मुझे ये सजा दी। तभी एक अजीब बात हुई। मुझे जेल में गुमनाम पत्र मिलने शुरू हो गए। उसमें लिखा होता, मैंने तुम्हारे पति को मारा, मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि तुम मेरी वजह से जेल में हो। पत्र में कोई नाम नहीं होता था। कभी वो किसी पुरुष की लिखावट लगती तो कभी महिला की। मैंने इन पत्रों को अदालत में पेश करने की कोशिश की, लेकिन जेल के कर्मचारियों ने उन्हें नष्ट कर दिया। धीरे-धीरे ये पत्र भी आना बंद हो गए। मैं लगभग 2 साल तक जेल में रही। वहाँ का जेलर एक क्रूर और नीच इंसान था। उसने हर महिला कैदी को परेशान करने की कोशिश की। एक रात जब अंधेरा मेरी कोठरी में फैला था, वो मेरे पास आया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। उसने मेरी इज्जत लूट ली। उस रात मैंने अंदर की हर उम्मीद को टूटते देखा। मैंने ईश्वर से रो रो कर कहा, अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। मुझे इस नरक से निकालो। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और जोर-जोर से चिल्लाकर सबको बताया कि जेलर ने मेरे साथ क्या किया। एक सिपाही ने मेरी बात सुनी और उसे ऊपर तक पहुंचाया। मेरी आवाज जेल की दीवारों को तोड़कर बाहर निकली, खबरें फैलने लगी, टीवी पर मेरी कहानी चलने लगी। जेल में बंद एक बेगुनाह औरत के साथ जेलर की हैवानियत। मैंने सिर झुका लिया। मेरी इज्जत तो जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उस जेलर को सजा दिलाना चाहती थी। मीडिया की वजह से मेरा केस दोबारा खुला। शादी की वीडियो सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि उस घूंघट वाली लड़की ने विक्रम को शरबत पिलाया, जिसमें जहर था। मैं बरी हो गई, लेकिन मेरी आजादी की कीमत बहुत भारी थी। जेलर की करतूत की खबर ने मेरे परिवार को और दूर कर दिया। माँ अब भाई के रहम पर थी और उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि लोग मुझसे माफी मांगेंगे, मुझे गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाचा जी और चाची जी ने मुझ पर फिर भी इल्जाम लगाया, तूने हमारे बेटे को मारा, चाहे तू बरी हो गई हो, लेकिन हमारे लिए तू हमेशा गुनहगार रहेगी। उनकी बातें मेरे दिल को चीर गई। मैं रो पड़ी, लेकिन अब मैं थक चुकी थी। मैंने सफाई देना छोड़ दिया। जो समझना चाहता था, वो समझ ही नहीं रहा था। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। जब मैं अपने घर की देहरी पर पहुंची, टूटी-फूटी बिखरी हुई
तो माँ ने मुझे देखते ही सख्त लहजे में कहा, अब इस घर में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम बेगुनाह साबित होकर लौटती तो शायद हम तुम्हें अपना लेते, लेकिन तुम्हारी बदनामी की खबर गली मोहल्ले में फैल चुकी है। हम तुम्हें कैसे स्वीकार करें? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे यही है वो लड़की जिसकी इज्जत जेल में लुट गई। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में एक ठंडक थी। मैं समझ गई कि ये उनके अपने शब्द नहीं थे, ये मेरे भाई की बातें थी जो माँ ने दोहरा दी। मैं जानती थी कि माँ मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां थी। भाई के घर में रहते हुए उन्हें हर कदम पर समझौता करना पड़ता था। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया। मैंने ठान लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगी। लेकिन मेरे पास ना पैसा था, ना कोई रास्ता। मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। तभी एक बूढ़ा साधु मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुमने जो दुख सहे वो मैं समझता हूँ। मेरे साथ जाओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और मैं ठिठक गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। मैं भूखी थी, थकी थी और एक छत की तलाश में थी। उस साधु ने मुझे रोटी दी। मैंने आंसुओं के साथ वो खाना निगला और कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। आज रात इस छोटी सी जगह पर रुक जाओ। कल तुम्हें दुल्हन का जोड़ा मिलेगा। उसकी गंदी दाढ़ी और मैले कपड़े देखकर मेरा मन डर गया, लेकिन खुले आसमान के नीचे भटकने से बेहतर क्या था। मैंने सोच लिया कि चाहे वो साधु हो या भिखारी, मैं उसके साथ जिंदगी बिता लूंगी। अगली सुबह एक औरत मेरे पास एक शादी का जोड़ा लेकर आई। वो इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा जोड़ा नहीं देखा था। मैंने उसे पहना और तभी एक चमचमाती गाड़ी मुझे लेने आ गई। मैं हैरान थी, एक साधु के पास ऐसी गाड़ी, लेकिन मैंने अपने मन के सवालों को दबा दिया। गाड़ी मुझे एक पार्लर ले गई, जहां मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। फिर वो मुझे एक अनजान जगह पर ले गई। वहां मुझसे शादी की रस्में पूरी करवाई गई। मैंने अपने पहले पति विक्रम को याद किया और आंसुओं के साथ साथ फेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ जिंदगी बांध रही थी, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। मेरे पति ने मुझसे कहा था, तुम बस घर जाओ, मैं वहां मिलूंगा। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी थी जिसमें वो दूल्हे के कपड़ों में थे। अगर मैंने पहले देख लिया होता तो शायद ये शादी कभी न करती। जब मैं हवेली के कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला। सामने राहुल खड़ा था, वही राहुल जिसे मैंने ठुकराया था। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने चीख कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पति कहाँ है? राहुल ने धीमे स्वर में कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ रिया। क्या तुम मुझे भूल गई? मेरे सिर पर जैसे बिजली गिरी। नहीं, मैं चिल्लाई, तुम नहीं हो सकते। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारी वजह से मुझे हत्यारी कहा गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राहुल ने मेरी ओर बढ़कर मुझे गले लगाने की कोशिश की। मैं उसकी बाहों में छटपटाई और चीखी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश हो गई।
जब होश आया, राहुल मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। वो बोला, मैं सच कहता हूँ रिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने विक्रम को मारने की साजिश रची थी, लेकिन मैंने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल दिया। मैंने उस औरत को मना कर दिया था, जिसे मैंने विक्रम को जहर देने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो औरत विक्रम की पुरानी प्रेमिका थी, जिसे विक्रम ने ठुकरा दिया था। राहुल ने गुस्से में उससे बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में पछतावा हुआ। फिर भी उस औरत ने विक्रम को जहर दे दिया। राहुल ने कहा, जब मुझे पता चला कि तुम जेल से छूट रही हो, मैंने फकीर का भेष बनाया। मैं तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता था जो मैंने तुमसे छीन ली थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार, सब कुछ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। मैं हिचकिचाई। मैं हिचकियां लेते हुए रो रही थी। राहुल मेरे आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं डर रही थी, अगर किसी को पता चला कि मैंने राहुल से शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मेरी बेगुनाही को पूरी तरह साबित करो। विक्रम की असली हत्यारी को सजा दिलाओ। राहुल ने मुझसे वादा किया। अगले ही दिन वो पुलिस स्टेशन गया और सारी सच्चाई बता दी। उसकी गवाही के आधार पर विक्रम की पूर्व प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी जिंदगी के वो काले दिन, जिन्हें मैंने इतने दर्द के साथ जिया, आखिरकार खत्म हुए। अब मैं राहुल के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमने उस शहर को छोड़ दिया जहाँ हमारा अतीत दफन था। मैं अब एक बेटी और एक बेटे की माँ हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दूंगी कि उसे कभी मेरी तरह दुख न झेलना पड़े। मैं उसे सिखाऊंगी कि एक औरत का नहीं, सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी मर्जी है, जिसका सम्मान होना चाहिए। राहुल मेरे लिए सब कुछ है। उनकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख आए और उनकी ही वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां लौटी। हमने अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। हमने अपने बच्चों को प्यार और अच्छे संस्कार दिए। मेरी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान सच्चे दिल से आगे बढ़े तो सबसे मुश्किल रास्तों से भी निकला जा सकता है। दुखों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना ही असली हिम्मत है। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि सालों बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तब एक दिन पुरानी हत्यारी की बहन ने बदला लेने की कोशिश की। वो छिपकर हमारे नए घर के पास घूमती थी और मुझे धमकियां भेजती थी। राहुल ने पुलिस को फिर से सूचित किया और हमने सुरक्षा बढ़ा दी। मेरी बेटी ने ये सब देखकर मजबूत बनना सीखा और खुद एक वकील बनी, जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती है। मेरा बेटा डॉक्टर बना और गरीबों की मदद करता है। हमारी जिंदगी अब एक मिसाल है कि दर्द से निकलकर कैसे खुशी बनाई जा सकती है। मैं अब अपना स्कूल चला रही हूँ, जहाँ लड़कियाँ अपने सपने पूरे करती हैं और समाज की जंजीरों से आजाद होती हैं। राहुल हर कदम पर मेरा साथ देता है और हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं, जहाँ प्यार और न्याय हमेशा जीतते हैं। रिश्तों में अपनी मर्जी का सम्मान करना और परिवार की जिद के बजाय खुले दिल से बातचीत करना हमें सशक्त बनाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी बच सकती है, बल्कि हम समाज से बदलाव की मशाल जला सकते हैं।
जैसे रिया ने अपनी बेटी को सिखाया कि एक औरत की आवाज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि आज के समाज में लड़कियों की राय को महत्व देकर हम कितनी नई प्रेरणादायक कहानियां लिख सकते हैं और आप इसमें क्या योगदान देना चाहेंगे? तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।